जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, मस्त है, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से सब। तो ये क्लास को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब कमेंट कीजिए और आराम से यहाँ पर पढ़ाई भी कीजिए और आराम से मस्ती से मस्त रहिए और जो है कमेंट कीजिए अच्छे से। और कोई क्लास में दिक्कत आ रही है तो उसको भी बता दीजिए, जिससे हमको मालूम चले और उस कमी में सुधार करें। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कमेंट आ रहे हैं सभी के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब अपना जो पढ़ाई है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये क्लास जो है एएनएम का एग्ज़ाम हो, जीएनएम का एग्ज़ाम हो, क्लास एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब के लिए है। साथ में ड्रेसर के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए, जितना भी मेडिकल का क्षेत्र है उन सभी के लिए जो है लाभदायी क्लास है। ऐसा नहीं है कि केवल ड्रेसर को करना है, खाली एएनएम को पढ़ना है, जीएनएम को पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, जो भी इस क्लास को लेगा सबको फायदा है। ठीक है, तो सभी मेडिकल क्षेत्र में जितने भी लोग हैं कोई भी आके पढ़ सकता है और बाकी जर्नल भी कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है ना। तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। आज जो हमारा टॉपिक हम लिख दिए हैं पहले, जो है कि कौन सा है, थेरेपेटिक इफेक्ट या एक्शन ऑफ ड्रग्स। थेरेपेटिक इफेक्ट यानी उपचारात्मक प्रभाव या उसका जो है एक्शन यानी कार्य। दवाओं का क्या कार्य है, जिसको क्या कहते हैं। जैसे हमने सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्लेटिव एक्शन। प्लेटिव एक्शन का मतलब जो है वो ये है कि जब दवा का प्रभाव बीमारी को तो ठीक नहीं करता, पर किसी बीमारी या किसी कारण से उत्पन्न जो लक्षण होते हैं उनको ठीक कर देता है। हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे एस्प्रिन है। किसी का हड्डी टूट गया, अब हड्डी टूटने की वजह से जैसे दर्द उत्पन्न हुआ, एस्प्रिन फ्रैक्चर को ठीक नहीं करेगा, पर उससे उत्पन्न जो दर्द है उसको ठीक कर देगा। तो इस तरह का जो दवा का कार्य है वो क्या कहलाएगा, प्लेटिव एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लेटिव एक्शन। किसका, दवा का। ठीक है, ड्रग्स जितनी भी हैं उनके हम उपचारात्मक प्रभाव या कार्य हम पढ़ा रहे हैं। तो दवा जो है ऐसा कार्य, जो दवा का ऐसा कार्य जो मूल कारण जो होता है बीमारी का उसको ठीक नहीं करता, पर उसके द्वारा उत्पन्न लक्षण को जो ठीक कर देता है। जैसे कि किसी का हड्डी टूट जाए यानी फ्रैक्चर हो जाए, तो फ्रैक्चर को तो ठीक नहीं करेगा, पर फ्रैक्चर की वजह से जैसे दर्द हो रहा है तो उसको एस्प्रिन ठीक कर दे। इस तरह का जो एक्शन होता है उसको कहते हैं प्लेटिव एक्शन। ठीक है। इसी तरह क्यूरेटिव एक्शन होता है। क्यूरेटिव एक्शन में क्या होता है, जो बीमारी का मूल कारण है, ठीक है, उसको ठीक कर देती है दवा। दवा क्या करती है, बीमारी का जो मूल कारण है उसको ठीक कर देती है। जैसे अभी हम बात करें, जैसे कि इन्फेक्शन किसी में हो गया, किसी में इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या देंगे, इन्फेक्शन की मेडिसिन कौन कौन सी हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गई, है ना, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, है ना। ये सब क्या करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। यानी इन्फेक्शन के प्रभाव को कम करने वाली वे दवा जो मूल कारण बीमारी का है उसको ठीक कर देती है। जैसे इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को कौन दवा ठीक करेगी, जो है कि हमारा एस्प्रिन वगैरह जो है तो दर्द को ठीक करती है। ठीक है, जबकि इन्फेक्शन को कौन दवा ठीक करेगी, पेनिसिलिन करेगी। इस तरह से जो है हर दवा का अलग अलग कार्य है। तो दवा अपने मूल कारण को यदि ठीक करती है, या कहे कि जिस
बीमारी के लिए दवा दी जाती है, उसको ठीक कर देती है। तो वो दवा का इस तरह का जो एक्शन है क्यूरेटिव एक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ लिख लेते हैं इसका भी, क्यूरेटिव एक्शन। क्यूरेटिव एक्शन में क्या होता है, इसमें दवा बीमारी के मूल कारण को ठीक कर देती है। ठीक है, इसमें दवा क्या करती है, दवा जो है बीमारी का जो मूल कारण है उसको ठीक कर देती है। तो एग्जाम्पल हमने अभी बताया है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन यदि किसी में हो गया तो इन्फेक्शन, जैसे एग्जाम्पल इन्फेक्शन को कौन दवा ठीक कर दे, इन्फेक्शन को पेनिसिलिन क्या करेगी, ठीक कर देगी। जैसे इन्फेक्शन में पेनिसिलिन दी जाती है तो वह इन्फेक्शन को ठीक कर देती है, तो ये क्या हो गया, दवा का कैसा कार्य हो गया, क्यूरेटिव एक्शन। यानी मूल क्या कारण है उसको दवा क्या करेगी, ठीक कर देगी। जैसे इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन को ठीक कर देगी। इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे, जैसे फीवर हो गया, दर्द हो गया, या जो भी कारण है उसको जो ठीक करेगी वो तो प्लेटिव एक्शन हो गया। जैसे इन्फेक्शन और इन्फेक्शन क्या हो गया, मूल कारण हो गया, तो उसको ठीक करेगी तो वो उसका क्यूरेटिव एक्शन हो गया। इसी तरह से कुछ दवाओं के सपोर्टिव एक्शन होते हैं। कैसे एक्शन होते हैं, सपोर्टिव एक्शन है। यानी कोई भी व्यक्ति बीमार है और बीमार व्यक्ति का कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं उसको, या उसका कुछ प्रोसीजर चल रहा है, तो ऐसे समय में मरीज का वास्तविक जो सिस्टम है जैसे कार्य नहीं करे, तो कुछ दवा ऐसी दी जाती है जो उसको सपोर्ट प्रदान करती है। जैसे कि किसी वजह से किसी व्यक्ति का आवश्यक जो हमारा कार्य है कि जैसे बीपी मेंटेन रखना हार्ट का, तो किसी कारण से बीपी मेंटेन नहीं रहता, जैसे कि थोड़ा डाउन हो जाता है बीपी, यानी बीपी लो हो गया किसी व्यक्ति में, तो उसको नॉरएपिनेफ्रिन उसको दिया जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, जब तक बॉडी खुद मेंटेन नहीं कर पाती तब तक उसको मेंटेन रखने का काम कौन कर लेता है, हमारा नॉन एपिनेफ्रिन कर लेता है। इस तरह के जो एक्शन होते हैं उसको हम सपोर्टिव एक्शन कहलाते हैं। देखिए, सपोर्टिव एक्शन, सपोर्टिव एक्शन में मुख्य रूप से होता क्या है, सपोर्टिव एक्शन में कोई भी दवा हमारे सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करती है। कैसे सपोर्ट प्रदान करती है, जैसे कि हमारा बीपी लो हो रहा है, तो बीपी लो हो रहा है किसी कारण से, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसे ऑपरेशन किसी का चल रहा है या कोई व्यक्ति का जो है एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया वगैरह दिया रखा है, तो ऐसे समय वहाँ उसका आवश्यक कार्य कोई सिस्टम नहीं कर रहा है, तो उसको सपोर्ट प्रदान कर देती है ऐसी दवा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे कि हमारा रक्तचाप कम हो गया, यानी ब्लड प्रेशर जो है कम हो गया, तो उस समय हम नॉरएपिनेफ्रिन किसी को देंगे। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, उसको प्रभाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। इस तरह से जो एक्शन होते हैं उनको हम सपोर्टिव एक्शन कहते हैं। तो लिख लेते हैं, जैसे किसी बीमारी के में मरीज का
आवश्यक तंत्र काम नहीं करता तो उस सिस्टम के कार्यों, उस सिस्टम के कार्य को दवा के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल दे, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, यानी हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर कम होने की स्थिति में क्या दे देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन उसको जो है कि दिया जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन उसको दे देंगे। तो ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए जो है कि बीपी को मेंटेन रखेगा, यानी बीपी को बनाए रखेगा। बीच बीच में हम आपके कमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है ना, जो है कि आज थोड़ा सा कमेंट भी देख लेते हैं बीच बीच में कि कैसा क्या कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग, हाँ ठीक है, सबको सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक 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 सर, हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सपोर्टिव एक्शन हमारा हो गया, और अब हम पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन एक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जो यदि शरीर में उनकी कमी हो गई है, शरीर में उनकी कमी हो गई है या बन नहीं रहे हैं, तो ऐसे पदार्थ उसको दिया जाता है कि वो उस कमी को वो दूर कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे, यदि किसी में डायबिटीज हो गया, क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज के मरीज को क्या दिया जाता है, सब जानते हैं, इंसुलिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज के अंदर इंसुलिन बनता नहीं है, या बनता है तो बहुत कम बनता है। तो ऐसे मरीज को इंसुलिन देकर जो हम केयर करेंगे वो किस तरह का हो गया, एक तरह का सब्स्टिट्यूटिव एक्शन हो गया। या इसको जो है कि क्या करेंगे, इस जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं किसका, सब्स्टिट्यूटिव एक्शन। अब सब्स्टिट्यूटिव एक्शन जो होता है, इस एक तरह का स्थान उसका ले लेगा। जैसे पहले उसमें इंसुलिन बन रहा था, अब बन नहीं रहा है, तो इंसुलिन दे देंगे बाहर से। तो इंसुलिन क्या करेगा, अब उसके डायबिटीज को जो है कंट्रोल करने का काम करेगा। ग्लूकोज जो बन रहा है डायबिटीज का, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, अब ग्लूकोज को क्या कर देगा, धीरे धीरे वो कम कर देगा, यानी उसका स्थान ले लेगा। जैसे शरीर में पहले इंसुलिन बन रहा था, उसी का स्थान वो बाहर से दिया हुआ इंसुलिन ले लेगा। तो अब उसको जो है डायबिटीज के खतरे से वो उभारने का काम करेगा, बाहर दिया हुआ जो इंसुलिन है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लिखो इसके लिए, किसी भी तरह के द्रव या पदार्थ की शरीर में
कमी होने पर बाहर से ऐसा पदार्थ ऑब्लिक क्या लिख सकते हैं, दवा दिया जाता है जो उस मरीज में कम है। एग्जाम्पल के लिए, यह बन नहीं रहा है, कम बन रहा है, कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऐसे कर, नहीं बन रहा है। जैसे अब हम शुगर कह दो या डायबिटीज कह दो, ऐसे व्यक्ति में क्या करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, डायबिटीज का जो मरीज है, तो डायबिटीज के मरीज को क्या देंगे, डायबिटीज का जो मरीज है उसको क्या देंगे, डायबिटीज के मरीज को क्या देंगे, डायबिटीज का जो मरीज है उसको देंगे, डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन देंगे। ठीक है ना, ये इस तरह का इंसुलिन हमारी पैनक्रियाज की जो सेल्स है वहीं बनता है, वहीं ग्लूकोज जो है बनता है, तो उसको वहीं पर जो है उसकी मात्रा को जो है कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। तो ऐसे व्यक्ति में जब इंसुलिन नहीं बनता है तो उसको जो है बाहर से इंसुलिन जो है दिया जाता है और वो इसको मेंटेन रखता है। ठीक है, किसको, डायबिटीज को। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एक होता है कीमोथेरेपी, दवा का एक एक्शन होता है कीमोथेरेपेटिक एक्शन। दवाओं का कीमोथेरेपेटिक एक्शन क्या है, देखिए इस एक्शन के अंदर जो सेल है जिनका एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, सेल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया या सेल बड़ी हो गई, इस तरह का जो एबनॉर्मल ग्रोथ जो सेल का होता है, यदि उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको हम कीमोथेरेपी के अंतर्गत रखते हैं। कैंसर क्या है, कैंसर में ऐसा ही तो होता है, या तो किसी भी सेल का जो है संख्या बढ़ता है या सेल का जो है साइज बढ़ता है, तो उस सेल की संख्या या साइज को वापस गठाने के लिए जो दवा दी जाती है उसको कीमोथेरेपी ही कहा जाता है या कीमोथेरेपी मेडिसिन कहा जाता है। तो इस तरह की जो दवा है, तो यहाँ लिख लीजिए, किसी मरीज की सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाने, सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाने पर उसको ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवा, यानी किसी कोई मरीज है उसकी सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, तो उस ग्रोथ को वापस से जो है ठीक करने के लिए जो दवा दी जाएगी वो कैसी दवा रहेगी, कीमोथेरेपी। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे कैंसर के काम में आने वाली दवा, कैंसर के काम में आने वाली दवा। अब कैंसर को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाएगी तो वो किस में आएगी, कीमोथेरेपेटिक एक्शन में आएंगे।
जैसे कि कैंसर का जो है मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, जैसा भी कैंसर है, तो वहाँ जो दवा दी जाएगी उसको कीमोथेरेपेटिक एक्शन दवा का कहेंगे उसको। इसी प्रकार से जो है आगे अब हम देख लेते हैं, एक होता है रिस्टोरेटिव एक्शन। इसमें क्या होता है, रिस्टोर किया जाता है वापस से। रिस्टोर का मतलब क्या है, कोई मिनरल्स की यदि शरीर में कमी हो गई, ठीक है, विटामिन्स की कमी हो गई है ना, जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार था, बीमार हो गया और बीमार की वजह से उसमें विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनकी यदि कमी आ गई है तो उस कमी को वापस से पूरा करने के लिए जो दवा दी जाएगी, रिस्टोरेटिव का मतलब है पुनः, ठीक है, वापस से, ठीक है। तो वो जो दवा होगा उसको कहेंगे रीस्टोरेटिव एक्शन। दवा का ऐसा एक्शन क्या कहलाएगा, रिस्टोरेटिव एक्शन। रिस्टोरेटिव एक्शन, थोड़ा हैंड राइटिंग यहाँ नहीं बैठता है क्योंकि मोटा लिखना पड़ता है, अभी हमारा सिस्टम कमज़ोर है, सब आप जानते हैं, तो मोटा लिखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, छोटे लिखेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा। रिस्टोरेटिव एक्शन जो है इसमें मरीज में किसी बीमारी के कारण उत्पन्न कमजोरी को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है, जैसे एग्जाम्पल में विटामिन, ठीक है, विटामिन हो गया, और जैसे विटामिन क्या, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, ठीक है, आयरन, फोलिक एसिड, ये सब जो दिए जाते हैं वो दवा का कैसा एक्शन होगा, रिस्टोरेटिव एक्शन दवा का कहलाएगा। इसमें क्या करते हैं, जो तत्वों की कमी हो गई है उन तत्वों को वापस से जो है लिया जाता है और उसकी पूर्ति की जाती है। तो ये हो गए हमारे दवा के कार्य, दवा के एक्शन, ठीक है। तो या थेरेपेटिक इफेक्ट यानी जो उपचारात्मक प्रभाव जो है दवा के प्रभाव या दवा के कार्य जो हैं ये हमारे हो गए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि दवाओं के वजह से कुछ जो है कि एलर्जी उत्पन्न होना, या कहे कि दवा के साइड इफेक्ट, जिनको सीधी भाषा में कह सकते हैं दवा के दुष्प्रभाव या दवाओं के जो है साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसको हटा देते हैं, और अब जो हम पढ़ेंगे वो साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, किसके, दवाओं के। अब जो है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, आप लिख लीजिए ना, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। साइड इफेक्ट क्या है, दवाओं के दुष्प्रभाव क्या है। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हर मरीज में हर दवा सूटेबल है। बहुत सा मरीज ऐसा भी होता है जिसमें दवाओं से एलर्जी पाई जाती है, हाँ, और उनमें सूट नहीं करती हैं, तो
हर मरीज को जो है कुछ दवाओं के ऐसा होता है कि उनको बिना टेस्ट देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी दवाओं को बिना टेस्ट नहीं देना चाहिए, जैसे ख़ास तौर से जो अभी जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनको कभी बिना टेस्ट नहीं देना चाहिए। अब वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तब जाकर हम वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है, कौन कौन सी दवाओं को जो है हम नहीं दे सकते हैं बिना टेस्ट किए, है ना। तो अभी जितना है अभी आपके इतना ही है, तो उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। जैसे सिस्टम वाइज ड्रग्स जब चालू करेंगे और तो कौन कौन से इंजेक्शन है उनको बिना टेस्ट नहीं देना चाहिए, टेस्ट कैसे किया जाता है हम ये भी बताएंगे, है ना, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहिए सब। बस इसी के साथ जो है अब अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट है, साइड इफेक्ट यानी दवाओं के दुष्प्रभाव। लिख लीजिए, दवाइयों, वो तो थे प्रभाव, ये दुष्प्रभाव, दवाइयों, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इतना ही रहने दीजिए सिंपल सा। अब इस दवाओं के जो दुष्प्रभाव होते हैं इनको कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है ऐसे प्रभाव हैं, ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो कहीं न कहीं हमारे शरीर में जो है उत्पन्न होते हैं यदि दवा ने किसी ने कुछ किया है यानी अपना प्रभाव छोड़ा है। तो सबसे पहले जो दुष्प्रभाव हैं उनमें हम त्वचा से ही बात कर लेते हैं, यानी कहाँ अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग तरह के प्रभाव हो सकते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा प्रभाव त्वचा की हम बात कर लेते हैं, यानी स्किन की। तो स्किन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं कमेंट में लिखिए। देखिए हम देख रहे हैं कमेंट में कौन कौन लिख रहा है, तो हाँ, कौन कौन से प्रभाव होते हैं, जैसे हम लिख देते हैं खुजली, खुजली चलना, ये क्या है, दवा का दुष्प्रभाव है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, खुजली को क्या कहते हैं, प्यूरिराइटिस, ठीक है, प्यूराइटिस। इसी प्रकार जो है एडिमा हो सकता है किसी में, एडिमा, अरे चोट वगैरह लगती है तो फूलकर वो जगह सूज जाती है ना, उसको ही जो सोजन जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो इंग्लिश मेडिकल भाषा में क्या कहलाता है, एडिमा। वो सोजन जो होता है उसी को कहा जाता है, ठीक है, एडिमा। अब अगला पॉइंट और क्या क्या हो सकता है स्किन पर, गरम त्वचा, छुएंगे तो त्वचा कैसे लगेगी, गरम लगेगी, ये हमारे स्किन से संबंधित हैं। अब इसके बाद नाक की हम बात करें, नाक में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी में क्या क्या हो सकते हैं, नाक बंद हो सकती है। तो पहला लिख लो, नाक बंद। नाक बंद का मतलब उसको कहते हैं नेजल कंजेशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, छींक आ सकती है, क्या हो सकता है, छींक आ सकती है। छींक के अलावा और भी कुछ हो सकता है, अगर बिल्कुल हो सकता है खांसी आ सकती है, कफ कर सकता है पेशेंट जो है, खांसी खाना, ठीक है, ठीक है, कफ कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है, यानी श्वास नली जकड़न हो सकती है उसमें ना। और क्या हो सकता है,
ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है। और क्या हो सकता है ब्रोंकियोस्पाज्म के अलावा? और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। श्वसन में कठिनाई आ सकती है या श्वास में कठिनाई श्वास लेने में कठिनाई आ सकती है। और क्या हो सकता है? श्वास लेने में कठिनाई जो होती है उसको मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? डिस्पीनिया, ठीक है ना, डिस्पीनिया, ठीक है। चेस्ट में दर्द हो सकता है, यानी छाती में दर्द हो सकता है। चेस्ट पेन लिखो या छाती का दर्द लिखो, ये सब हो सकते हैं, ठीक है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और कहाँ का क्या क्या हो सकता है? जैसे हम हृदय की बात करें तो हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी बीपी बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है कमेंट में लिखिए। हार्ट फेल हो सकता है, तो लिख लीजिए। देखिए दवा का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? डिसअर्दमिया हो सकता है। डिसअर्दमिया का मतलब है जैसे हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, धड़कता है। अब 72 बार नहीं, या तो अब जैसे कि कम धड़केगा या बढ़ जाएगी धड़कन, तो रेट जो है, रिदम जो है उसका कम होना या ज़्यादा होना, यानी रेगुलरिटी नहीं होना, तो वो क्या कहलाएगा? डिसअर्दमिया कहलाता है। डिसअर्दमिया, रिदम में क्या आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी। जो लगातार लय तरीके से चल रहा था वो कहीं न कहीं उसमें दिक्कत आएगी। या हिंदी में याद रख लो आप, हृदय की अनियमित गति, ठीक है, या धड़कन, ठीक है, अनियमित गति या धड़कन। जब इस तरह का काम होगा तो नाड़ी भी क्या पड़ जाएगी? कमजोर नाड़ी, या वीक पल्स कह सकते हैं इसी को। और क्या हो सकता है? बिल्कुल और भी हो सकता है, हाइपोटेंशन, है ना। हाइपोटेंशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? हार्ट फेल हो सकता है। कार्डियक फेल हो सकता है, कार्डियक फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। कोमा में मरीज जा सकता है। मरीज कहाँ जा सकता है? कोमा में। इस तरह से गहरी नींद, कोमा मीन्स गहरी नींद, एक तरह का उसको पता ही नहीं रहता है। मृत्यु भी हो सकती है ना, डेथ भी उसकी हो सकती है। इसके बाद हमारा दूसरा कोई सिस्टम में बात करें तो, जैसे हमारा बात करें जीआई में क्या क्या होगा। देखिए जीआई सिस्टम पे क्या क्या हो सकता है। जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग, ये सब किसके लक्षण हैं? इसी के हैं। तो देख लीजिए, नोजिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? वोमिटिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है? पेट में दर्द हो सकता है। तो इसको लिखेंगे पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, पेट में दर्द हो सकता है। और क्या हो सकता है? दस्त लग सकते हैं ना, डायरिया हो सकता है, ठीक है, अतिसार है ना जिसको बोला जाता है डायरिया हो सकता है, यानी दस्त हो सकते हैं। ये ऐसे मरीज में हमको साइड इफेक्ट ये
मुख्य रूप से ये देखने को मिलते हैं। और भी साइड इफेक्ट हैं, और भी दिक्कत करने वाले सीरियस भी साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि और नहीं है। अब जो है हमको क्या करना चाहिए, हम नर्स हैं या ड्रेसर हैं या मेडिकल कोई पर्सन है, तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि उस या तो हम उस दवा का टेस्ट करके लगाएंगे, और दवाओं के दुष्प्रभाव भी हमको पता होना चाहिए कि इन दवाओं से ये दुष्प्रभाव आते हैं, यानी उल्टा इनका एक्शन होता है। और साथ में हमको उस मरीज से भी पूछ लेना है, अगर मरीज सीरियस नहीं है, ठीक है, तो कि आपको किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है, या मरीज मना कर देता है यदि किसी दवा से, हाँ हमको एलर्जी है, ये दवा नहीं देना है मेरे को, तो उसको नहीं देना, ज़बरदस्ती नहीं देना। इसके अलावा उसके पेरेंट्स से बात करेंगे कि इसको दवा से तो कोई एलर्जी नहीं है, तब जाकर उसको कोई दवा देंगे या मेडिसिन उसका जो है चालू करेंगे। और कुछ समय हम वेट भी करेंगे, मरीज को दवा देने के बाद 4-5 मिनट उसके पास बैठेंगे, तो उसके बाद अगर कोई उसके एक्शन नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं तो उसका एंटीडोट भी हमको ध्यान होना चाहिए, है ना। जैसे एलर्जी हो जाता है डेक्सोना वगैरह के, एविल्क वगैरह का जो है एविल्डेक्सोना वगैरह का जो यूज़ करते हैं सब नॉर्मली, तो इस तरह से हमके एंटीडोट भी हमको मालूम होने चाहिए जिन से जो है मरीज को बचाया जा सके। और जैसे एलर्जी हो जाता है, अस्थमा उत्पन्न हो जाता है एलर्जी की वजह से, तो उसके लिए सल्बुटामोल वगैरह सब दिया जाता है। तो ये सब दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए जो एंटीडोट दिए जाते हैं उनका हमको याद होना चाहिए। अब कल हम आपको जो है इसी में दुष्प्रभाव में अगला एक पॉइंट पढ़ाएंगे, और जो पॉइंट है दवा के द्वारा जो गंभीर साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आज जो है आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए बहुत छोटी क्लास है, अब हम आगे आपको 1-1.5 घंटे की क्लास देने का हमारा विचार चल रहा है, तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, अच्छे से अपने पढ़ाई कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको रोज़ रोज़ क्लास देते रहिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपको ये क्लास हमेशा मिलती रहे और आपका भविष्य सुनहरा हो। इन्हीं के साथ अब आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।